दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसके सिलेबस में जो भूगोल विषय मेंशन है, ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी मेंशन है। उस ज्योग्राफी के खास टॉपिक के कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप जब भी DSSB का एग्जाम देने जाए तो भूगोल से जुड़े हुए जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हल करने में आप सक्षम हो पाएँ, उन प्रश्नों को समझ पाएँ। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप सिलेबस में मेंशन जो भी टॉपिक हैं, उन टॉपिक के कंसेप्ट को जानें, उनके तथ्यों को जानें। ठीक है, तो हमने इससे पहले कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रखी है। जैसे हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखी, हमने आकाशगंगा, तारों आदि के विकास के बारे में समझा, फिर स्थलमंडल की उत्पत्ति, जलमंडल की उत्पत्ति, सभी टॉपिक्स को हमने पहले ही पढ़ रखा है। आप चाहें तो वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हैं, तो टीचिंग एग्जाम्स में ही आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, अब आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं? तो इससे पहले हमने एक खास टॉपिक पर चर्चा कर रखा है जिसका नाम है भूकंप। हमने भूकंप को समझने की कोशिश की थी, भूकंप क्या होते हैं, भूकंप के प्रकारों के बारे में भी जाना था। आज हम देखेंगे भूकंपीय तरंगों के बारे में, यानी अर्थक्वेक जो वेव्स होती हैं वे क्या होती हैं, यानी भूकंपीय तरंगों जिनके बारे में हमने भूकंप में भी चर्चा किया था। क्या कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, जहां अंतर्जात बल कार्य करता है, तो अंतर्जात बल के प्रभाव की वजह से कई बार भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की धरातल पर आती हैं। और अमूमन जितने भी प्राकृतिक भूकंप आते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रायः जितने भी प्राकृतिक भूकंप आते हैं वे कहाँ आते हैं? वे स्थल मंडल में आते हैं। वे आते हैं कहाँ? स्थल मंडल में, लिथोस्फीयर में। ठीक है, यानी जितने भी प्राकृतिक भूकंप आते हैं प्रायः ऐसा माना जाता है कि वे कहाँ आते हैं? स्थल मंडल में आते हैं, लिथोस्फीयर में आते हैं। ठीक है, ऐसे में यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्थल मंडल क्या है ना? तो पृथ्वी के धरातल से लगभग 200 किलोमीटर की गहराई तक आपको जो क्षेत्र मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं, या आप इसे इंग्लिश में यहाँ लिख सकते हैं लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक, देखिए, चर्चा हम कर रहे हैं भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में, और हमने हमारे प्रीवियस क्लास में ही क्या पढ़ा था? भूकंप। तो भूकंप में हमने क्या देखा कि भूकंप में जैसे ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऊर्जा से निर्मित ये जो तरंगे हैं ये कहाँ की ओर बढ़ती हैं? उद्गम केंद्र से, या उद्गम केंद्र मान लीजिए यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, तो उद्गम केंद्र से धरातल की ओर बढ़ती हैं। और धरातल पर जो उद्गम केंद्र के सबसे समीपतम बिंदु होता है, जहाँ पर भूकंपीय तरंगें महसूस की जाती हैं, वे क्या कहलाता है? वह अधिकेंद्र कहलाता है, एपी सेंटर कहलाता है। ये हमने पढ़ा था। ठीक, अब ये जो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, ये दरअसल होती क्या है और कितने प्रकार की हो सकती हैं, इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, यदि हम भूकंपीय तरंगों की बात करें, सबसे पहली बात, भूकंप प्रायः जितने भी प्राकृतिक भूकंप हैं कहाँ आ रहे हैं? स्थल मंडल में आ रहे हैं। और ये कैसे आ रहे हैं? ये पृथ्वी की जो भी भूकंपीय तरंगे हैं, जो ऊर्जा से निर्मित तरंगे हैं, वे कहाँ महसूस होती हैं? स्थल मंडल में महसूस होती हैं। अब बात यहाँ पर ये उत्पन्न होती है, या यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ये भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो भूकंपीय तरंगों का प्रकार, ध्यान रखिए, क्या कहेंगे हम? भूकंपीय तरंगों के प्रकार। देखिए, सामान्य तौर पर, यानी मुख्यतः यदि हम कहें डिवाइड करने के लिए, तो भूकंपीय तरंगें बुनियादी तौर पर कैसी होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक तो वो तरंगें जिन्हें हम क्या कहते हैं? भूगर्भिक तरंगें, बॉडी वेव्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? भूगर्भिक तरंगें, बॉडी वेव्स।
और दूसरी कहलाती हैं धरातलीय तरंगें। धरातलीय तरंगें, सरफेस वेव्स, ठीक है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स, ध्यान रखिएगा। अब भूकंपीय तरंगों को मापा किसके द्वारा जाता है? क्योंकि जब इससे पहले जब यह पता लगाया गया कि भूकंप आता है, भूकंपीय गतिविधियां घटित होती हैं, तो उन्हें किसके द्वारा मापा जाता है? उसे मापा जाता है भूकंप मापी के द्वारा, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सीस्मोग्राफ। ध्यान रखिएगा, सीस्मोग्राफ। भूकंप लेखी या भूकंप जिसकी वजह से मापा जाता है, उस मापक यंत्र में ही इन तरंगों के बारे में पता किया गया। उस मापक यंत्र में जितना रिफ्लेक्शन शो हो रहा है, उसमें जो जो डिफरेंस शो हो रहा है, उसके माध्यम से पता किया गया कि जो तरंगें हैं वो बुनियादी तौर पर दो प्रकार की हैं, भूगर्भिक तरंगें और धरातली तरंगें हैं। सबसे पहले जो तरंगें सबसे पहले तीव्र गति से धरातल पर पहुंचती हैं, ठीक है, जिन्हें हम एस वेव्स के नाम, वो पी वेव्स के नाम से जानते हैं, प्राइमरी वेव्स, ये एक प्रकार की भूगर्भिक तरंगें हैं, बॉडी वेव्स हैं। तो जब भी आपको भूकंपीय तरंगों के बारे में प्रश्न फ्रेम किया जाता है या पूछा जाता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भूगर्भिक तरंगें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? उद्गम केंद्र से। इसे हम यहाँ लिखते हैं भूगर्भिक यानी बॉडी वेव्स। ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं? ये उत्पन्न होती हैं उद्गम केंद्र से, ठीक है। तो भूगर्भिक तरंगें क्या, यानी जो उद्गम केंद्र से बाहर की ओर निकलती हैं, और ये कैसे निकलती हैं? ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान। कैसी ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान? मान लीजिए पृथ्वी में किसी हिस्से पर कहीं कोई घटना घटित हुई, जैसे प्लेट विवर्तन की घटित हुई, ज्वालामुखी की घटना घटित हुई, तो भूकंप आया, भूकंप वेव्स की क्या हुई? वेव्स या ऊर्जा उत्पन्न हुई। जैसे मान लीजिए कि प्लेटों के बीच में टक्कर हुई, यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न हुई। अब यह ऊर्जा तरंगों के रूप में कहाँ की ओर आती है? धरातल पर आती है। उद्गम केंद्र से कहाँ आई? धरातल पर आई। तो जो तरंगें उद्गम केंद्र में, ध्यान रखिएगा, उद्गम केंद्र में ऊर्जा के विमुक्त होने के दौरान, ऊर्जा के निकलने के दौरान उत्पन्न होती है, वही क्या कहलाती हैं? वही भूगर्भिक तरंगें कहलाती हैं, वही वो बॉडी वेव्स कहलाती हैं। और ये कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में, ठीक है। तो भूगर्भिक तरंगें पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से कहाँ की ओर आ रही हैं? ऊपर धरातल की ओर आ रही हैं। तो ध्यान क्या रखना है यहाँ पर? पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में, और अंदरूनी हिस्से से ये चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। भूगर्भिक तरंगों के बारे में हमने चर्चा यहाँ किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भूगर्भिक तरंगों के साथ साथ एक खास बात क्या ध्यान रखना है कि जब यही भूगर्भिक तरंगें कहाँ आती हैं? धरातल के चट्टानों के साथ मिलती हैं। जब यही तरंगें धरातल की चट्टानों या धरातलीय चट्टानों या धरातलीय शैलों के साथ क्या करती हैं? अन्योन क्रिया। तो धरातलीय शैलों के साथ भूगर्भिक तरंगों की अन्योन क्रिया के बाद क्या उत्पन्न होती हैं? धरातलीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी एक तो भूगर्भिक तरंगें वैसे भी बहुत तीव्र गति से उत्पन्न हो रही थी, फिर धरातलीय शैलों से इनके साथ क्या हुई? अन्योन क्रिया हुई, आपसी क्रिया हुई, इसके बाद क्या हुआ? धरातलीय तरंगें उत्पन्न हुई। अब यहाँ पर जो तरंगें उत्पन्न हुएंगी वो धरातलीय तरंगें कहलाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या समझने की कोशिश की, कैसे भूगर्भिक तरंगें उत्पन्न होती हैं, और उन भूगर्भिक तरंगों का किसके साथ अन्योन क्रिया होने से? धरातलीय शैलों के साथ अन्योन क्रिया होने से नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो धरातलीय तरंगें कहलाती हैं, और ये तरंगें धरातल की ओर चलती हैं। कहाँ? धरातल की ओर चलती हैं। तो इस तरीके से हमने क्या समझा? भूगर्भिक तरंगों के बारे में और धरातलीय तरंगों के बारे में। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो भूगर्भिक तरंगें हैं, इसके बाद ये कहाँ पर, किस में आई? धरातल शैलों से टकराई और धरातलीय तरंगें बनी। धरातलीय तरंगों के बाद कुछ और भी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे यदि ये तरंगें अलग अलग घनत्व के, ध्यान रखिएगा, अलग अलग घनत्व के पदार्थ से होकर गुजरती हैं, तो इनमें डिफरेंस पाया जाता है, इनमें अंतर और भिन्नता पाई जाती है।
यानी यदि तरंगे भिन्न या विभिन्न प्रकार के घनत्व वाले पदार्थों से होकर गुजरती हैं तो इनमें भी डिफरेंस पाया जाता है। जैसे ये यदि अधिक घनत्व वाले पदार्थ से होकर गुजरेंगी, अधिक घनत्व वाले पदार्थ से होकर गुजरेंगी तो इनका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन तरंगों का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, विभिन्न घनत्वों से गुजरने की वजह से तरंगों के वेग में भी अंतर या विभिन्नता पाई जाती है। जैसे ये अधिक घनत्व वाले तरंगों से होकर, अधिक घनत्व वाले पदार्थों से होकर गुजरती हैं तो इन तरंगों का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या अधिक हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने घनत्व के संबंध में पदार्थ में या जो भी पदार्थ वहां है उसका घनत्व कैसा है, इस पर तरंगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमने जानने की कोशिश की। किस पर ध्यान रखिएगा, भूकंपीय तरंगों पर। ठीक है, तो भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के भीतर, ध्यान रखिएगा, हम पृथ्वी के भीतर यदि बात करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, पृथ्वी के भीतर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि होती है, घनत्व में वृद्धि होती है, डेंसिटी में वृद्धि होती है। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है कि जो किरणें उत्पन्न हो रही हैं, मान लीजिए किसी उद्गम केंद्र से किरणें उत्पन्न हो रही हैं, अब ये कम घनत्व से अधिक घनत्व वाले पदार्थ की ओर से होकर गुजर रही है, यानी अब इसका वेग क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, वेग, ध्यान रखिएगा, चलने की गति, वेग क्या होगी, बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से पृथ्वी के भीतर इन तरंगों का वेग भी बताता है कि पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कैसी है, भूगर्भ में घनत्व कहाँ पर कितना है, कौन सा किस प्रकार की प्रकृति का पदार्थ पृथ्वी के गर्भ में पाया जाता है। ठीक है, ये हमने कोशिश की किसके बारे में समझने की, तरंगों के बारे में, तरंगों के घनत्व के बारे में। अब इंपॉर्टेंट बात कि आखिर ये भूगर्भिक तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, तो इनके प्रकारों की यदि हम बात करें तो जो भूगर्भिक तरंगों के बारे में हम बात कर रहे थे, भूगर्भिक तरंगें, भूगर्भिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूगर्भिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, पी वेव्स, पी तरंगें, और एस तरंगें। ठीक है, प्राइमरी वेव्स, पी तरंग को क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे, और एस तरंगों को कहते हैं सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगे। ठीक है, अब आपको इनके बारे में भी अंतर पता होना चाहिए। पी वेव्स की यदि हम बात करें तो जैसे ही उद्गम केंद्र से ये निकलती हैं सबसे तीव्र गति से बाहर की ओर जाते हैं, यानी क्या है, इनकी गति क्या है, तीव्र, तीव्र गति है, और ये कहाँ की ओर जाती हैं, धरातल की ओर। कहाँ की ओर, धरातल की ओर। तो बहुत तीव्र गति से कहाँ की ओर जा रही हैं, कौन सी वेव्स हैं जो सबसे प्राइमरी गति के साथ कहाँ जाती हैं, धरातल पर, वो है पी वेव्स। तो ध्यान रखना है, जो प्राइमरी वेव्स हैं वे बहुत तीव्र गति से बाहर की ओर निकलती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ये हमने लिखा किसके बारे में, पी वेव्स के बारे में। अब पी वेव्स के बारे में खास बात और आपको नोट करनी है क्या, कि ये ध्वनि तरंगों जैसी होकर गुजरती हैं। ध्यान क्या रखना है कि ये ध्वनि तरंगें जैसी होकर गुजरती हैं। तो ये आप इन्हें किसके साथ सिमिलर कर सकते हैं, ध्वनि तरंगों के साथ। ठीक है, चलिए अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, देखिए पी वेव्स की एक और खास बात आपको क्या ध्यान रखना है, पी वेव्स में आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ये ठोस, तरल और गैस, इन तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है। ठीक है, पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है। तीनों माध्यमों से यानी कहीं पर ठोस है तो भी तरंग निकल जाएगी, गुजर जाएगी, गैस है तो भी तरंग गुजर जाएगी, और यदि द्रव अवस्था है या तरल अवस्था है तो भी तरंगे क्या हो जाएंगी, वहां से, उस स्थान से गुजर जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने बात की किसके बारे में, भूगर्भिक तरंगों में पी तरंग के बारे में। अब भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार की है, पी और एस, जिसमें से हमने पी तरंग की खास जो भी विशेषताएं हैं देखिए। अब हम एस तरंगों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एस तरंगों को क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगे या सेकेंडरी वेव्स कहते हैं।
इनकी खास बात क्या है कि ये केवल ठोस प्रकार के माध्यम से ही गुजर सकती हैं। किनसे? यानी एक ऐसा माध्यम जहां पर ठोस माध्यम हो तो ही ये तरंगे गुजर सकती हैं, ना द्रव में गुजर सकती हैं और ना ही गैसों में। तो ध्यान रखिएगा, पी वेव्स में ये तीनों पदार्थ, ये तीनों माध्यम में तो गुजर सकती हैं। यदि एस वेव की बात करेंगे तो ये केवल ठोस माध्यम से ही चलती हैं या ठोस माध्यम से ही होकर गुजरती हैं। अब ध्यान रखें कि ये जो तरंगों, जिन तरंगों के बारे में हमने बात की, इन तरंगों पर परावर्तन और अपवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे रिफ्लेक्शन, जैसे हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहते हैं, इन दोनों का प्रभाव भी इस पर पड़ता है। तो देखिए, यदि परावर्तन हुआ, यदि ध्वनियों का परावर्तन की हम बात करें तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। हमने जहां कहीं आवाज देकर बोला, पुकारा, और यदि हमें दोबारा हमारी आवाज सुनाई दे रही तो हम उसे क्या कहते हैं? ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या ध्यान रखना है कि इन ध्वनियों के परावर्तन से प्रतिध्वनि सुनाई देती है, या आप कह सकते हैं कि परावर्तन से तरंगे क्या करती हैं? हमें प्रतिध्वनि प्रदान करती हैं। और दूसरा, यदि रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन यानी क्या होता है? आवर्तन। यदि रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक तो रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन जिसमें आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी, ठीक है, प्रतिध्वनि, और यदि रिफ्रैक्शन है, आवर्तन है, तो इसके लिए क्या है कि जो हमारे पास भूकंप मापी यंत्र है उसमें विभिन्न दिशाओं में वितरित होती ये हमें दिखाई देंगी। यानी ये तरंगे हमें कई दिशा में चलती हुई दिखाई देंगी, कई दिशा में चलती हुई दिखाई देंगी। तो ये हमने किसके बारे में समझा? ये हमने समझा जब तरंगों में परावर्तन या आवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। अब एक खास बात, ये तो हमने जाना भूगर्भिक तरंगों के बारे में। अब आइए जानते हैं किसके बारे में? धरातलीय तरंगों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हमारा दूसरा सेगमेंट क्या था? धरातलीय तरंगें। भूगर्भिक तरंगों में हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स है। धरातलीय सरफेस तरंगों की बात करें तो हमारे पास ये क्या है? एल वेव्स। एल वेव्स की बात करें या धरातलीय तरंगों की बात करें तो जो सबसे खतरनाक वेव्स होती हैं, जिनकी वजह से इमारतें गिर जाती हैं, शैलों में टूटन आ जाती है, दरार आ जाती है, शैल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो इस प्रकार की वेव्स को हम क्या कहते हैं? धरातलीय तरंगें या एल वेव्स। क्यों? क्योंकि इनका बहुत तीव्र गति से इनका प्रभाव पड़ता है। इस वजह से जो जान माल की हानि होती है वो कहाँ पर, वो किसकी वजह से होती है? वो होती है धरातलीय तरंगों की वजह से, एल वेव्स की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या समझा? भूकंपी तरंगों के बारे में, भूकंपी तरंगों के प्रभाव के बारे में, और किसी तरंग की क्या खास विशेषता है इसके बारे में। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।